गुड मॉर्निंग क्लास 6। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया था कि जो एयर है वो बहुत सारी गैसेस का कॉम्पोजिशन है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। अब हम स्टार्ट करेंगे। हम ये देखेंगे कि हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। किस तरीके से जो ऑक्सीजन है वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत यूज़फुल है। तो लेट अस डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी 5। टेक सम वाटर इन अ ग्लास। एक ग्लास में आपने एक पानी लेना है या किसी भी मेटल कंटेनर में आप पानी ले सकते हो। हीट इट स्लोली ऑन ए ट्रिपॉइड स्टैंड। आपने उसको स्लोली आपने उसको हीट करना है, गर्म करना है। वेल बिफोर द वाटर बिगिन्स टू बॉयल। आप पानी को बॉयल होने से पहले आप बहुत ध्यान से इसके इनर सरफेस की तरफ आप देखिए। जब आप इसके इनर सरफेस, इस कंटेनर के इनर सरफेस पर आप देखो, आपको एक छोटे छोटे से बबल्स दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल इसके सरफेस के ऊपर। ये बबल्स कहाँ से आए? तो क्वेश्चन इज दैट वेयर इज दिस बबल्स कम फ्रॉम? दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। इसका मतलब पानी में एयर डिज़ोल्व थी, उस डिज़ोल्व्ड एयर की वजह से इस पानी के अंदर जब हम हीट कर रहे हैं तो हमें इसके सरफेस के ऊपर बबल्स दिखाई दे रहे हैं। एंड व्हेन यू हीट द वाटर टू बिगिन विथ, अगर उसके बाद भी आप पानी को गर्म करते जा रहे हो, द एयर डिज़ोल्व इट एस्केप्स आउट। तो इसके अंदर जो हवा डिज़ोल्व हुई है वो एस्केप आउट हो जाएगी, यानी बाहर निकलने की कोशिश करेगी, बाहर निकल जाएगी। और उसके बाद भी अगर आप हीटिंग को कंटिन्यू करते हो, एज यू कंटिन्यू टू द हीटिंग द वाटर इटसेल्फ टर्न्स इनटू वेपर्स। तो वाटर जो है वो वेपर्स में टर्न हो जाएगा एंड फाइनली बिगिन्स टू बॉयल। तो नाउ इन दिस एक्टिविटी वी showed that the water on heating, it shows that the air is present inside the water। और यही एयर जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है दैट हेल्प्स द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन वाटर और दैट लिव इन सॉयल टू रिस्पायर। द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन सॉयल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रिस्पायर। अब जो एनिमल्स मिट्टी में रहते हैं उनको भी रिस्पायर करने की ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। तो उनको वो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से मिलती है? हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड for respiration? तो let us take an activity 6. Take a lump of dry soil in a beaker। तो आपने एक बीकर के अंदर थोड़ा सा ड्राई सॉइल लेनी है या फिर ग्लास में लेनी है, उसके अंदर पानी ऐड करना है। अब आपने ये ऑब्जर्व करना है कि पानी जैसे ही हमने उसके अंदर ऐड किया तो क्या हुआ, क्या दिखाई दिया आपको क्या छोटे छोटे से उसके अंदर जब हमने पानी मिलाया तो क्या आपको बबल्स दिखाई दे रहे हैं उसमें से निकलते हुए? ये जो बबल्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो दीज बबल्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉयल। क्योंकि अगर एयर मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होगी तो ही जब आप पानी उसमें मिलाओगे तो बबल्स फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, और अगर एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो बबल्स फॉर्मेशन नहीं होगी। तो दिस बबल्स फॉर्मेशन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉयल। और व्हेन द वाटर इज पोर्ड ऑन द लंप ऑफ सॉयल इट डिस्प्लेसेस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम पानी को मिट्टी के अंदर मिलाते हैं तो वो मिट्टी के अंदर जो पानी वो अपनी स्पेस बनाने की कोशिश करता है। तो वो जब अपना स्पेस बनाना होगा उसको तो एयर को डिस्प्लेस करना होगा, क्योंकि एयर है वहाँ पर, तो एयर को हटाकर वो अपनी स्पेस उसके अंदर बनाएगा। तो इट डिस्प्लेसेस द एयर, और जब वो एयर को डिस्प्लेस करता है तो वो डिस्प्लेसमेंट किसकी फॉर्म में शो होती है? बबल्स फॉर्मेशन की फॉर्म में, यानी बुलबुले जो है वो उठने शुरू हो जाते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि वाटर अब अपना प्लेस लेने के लिए एयर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इनसाइड द सॉइल, इसका मतलब जो पानी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, एंड द प्लांट रूट, वो भी एयर के अंदर ही रिस्पायर करते हैं, एयर में ही अपनी सांस लेते हैं। अब मिट्टी के अंदर आपने देखा होगा बुरोस बने हुए होते हैं। बुरोस का मतलब होता है ऐसा होल जो एनिमल्स खुद बनाते हैं अपने रहने के लिए, अपना रहने के लिए जगह बनाते हैं।
एंड होल्स आर फॉर्म्ड इन डीप सॉइल बाय द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जब बारिश हो रही होती है, व्हेन इट रेन हैविली, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये जो जितने भी बोरोस के अंदर जो कीड़े मकोड़े रह रहे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, मिट्टी के अंदर रहते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि बारिश का पानी जो है वो मिट्टी के अंदर अपना स्पेस बनाने की कोशिश करता है। जब वो मिट्टी के अंदर अपना स्पेस बनाता है, लेकिन उस टाइम ये जो जितने भी एनिमल्स होते हैं मिट्टी के अंदर रहते हैं वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि इन दिस सिचुएशन एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल हैव टू कम आउट फॉर द रेस्पिरेशन। क्योंकि जब उसके अंदर पानी भर चुका है, एयर तो बाहर निकल गई, उसके अंदर पानी भर जाता है, तो जिस वजह से वो रिस्पायर करने में उनको डिफ़िकल्टी होती है। तो इस सिचुएशन में एनिमल्स जो मिट्टी के अंदर रह रहे होते हैं वो सारे के सारे रेस्पिरेशन की वजह से रेस्पिरेशंस करने के लिए बाहर आ जाते हैं। तो कुड दिस बी द रीज़न वाई, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है, वाई अर्थवॉर्म्स कम आउट ऑफ द सॉइल, कि मिट्टी में से अर्थवॉर्म्स बाहर क्यों निकलते हैं ड्यूरिंग हैवी रेन्स। तो इट इज़ क्लियर दैट व्हेन इट रेन्स हैवीली, water fills up all the spaces occupied by the air in the soil, and in this situation animals living in the soil have to come out for the respiration. The next topic, how is the oxygen in the atmosphere replaced? अब एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन को किस तरीके से रिप्लेस किया जाता है, यानी किस तरीके से जो है पूरे सिस्टम को बैलेंस रखा जाता है। एज वी नो दैट प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट, लेकिन जितना वो कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा तो वो प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। अब एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स के बगैर नहीं रह सकते, हम खाने के बगैर नहीं रह सकते, प्लांट्स के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो जो बैलेंस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर के अंदर, वो प्लांट्स और एनिमल्स आपस में बैलेंस करते हैं। प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, मैक्सिमम अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, और एनिमल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो देते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो इस तरीके से इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है इस एटमॉस्फेयर के अंदर वो बनी रहती है, वो बैलेंस्ड रहती है। Now we can show appreciate how important air is for life on earth। तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारी जो एयर है हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप ये डायग्राम देख रहे हैं विंड मिल का, ये एक विंड मिल है। दिस विंड, ये विंड मिल जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि सिर्फ विंड से चलता है, यानी हवा से चलता है। ये द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट, हवा जो है इस विंड मिल के ब्लेड्स को रोटेट करती है। विंड मिल इज़ यूज टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल से पानी निकालने के काम आता है। टू रन फ्लोर मिल्स, आटे की चक्कियों को चलाने के काम आता है। विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के लिए भी यूज़ होता है। अब एयर जो है, एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग ग्लाइडर्स, पैराशूट्स एंड एरोप्लेन्स, इनकी मूवमेंट के लिए भी हेल्प करती है एयर। बर्ड्स, बैट्स और इंसेक्ट्स जितने भी हैं कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर एयर नहीं होगी तो बर्ड्स, बैट्स, इंसेक्ट्स वो फ्लाई नहीं कर पाएंगे। एयर ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स and pollen flower of the several plants. So from all these use we surely can say that air plays a very important role in the water cycle. First of all, the wind makes the windmill rotate. Windmill is used to draw the water from the tube wells, run floor mills, used to generate electricity, helps birds, bats, insects can fly due to the presence of air. And air also helps in the dispersal of seeds and pollen flowers of several plants. Dispersal of seeds का मतलब होता है सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर फैला देना, जहाँ पर अपने आप ही प्लांट्स जो हैं वो उग जाते हैं। ये हम पहले प्रीवियस लेक्चर में जो है प्रीवियस चैप्टर्स में हम ये स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद जो पोलन फ्लावर्स है सेवरल प्लांट्स, उन सब का के लिए एयर जो है वो हेल्पफुल होती है। तो फ्रॉम इन दिस चैप्टर we have to study that air plays a very important role in the water cycle। तो इस पैराग्राफ के अंदर आपको बहुत सारे यूजेस जो हैं वो विंडमिल के और एयर के जो है वो एक्सप्लेन किए गए हैं। तो यू हैव टू लर्न दीज यूजेस।